विधवा जिठानी। नेहा रूप की जितनी सुंदर थी उतनी ही अपने गुणों की भी। नेहा अपने घर में सबकी चहेती थी सिवाय एक के। रोशन, मैं मानती हूँ मैं आपको पसंद नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना सारा गुस्सा घर वालों और अपने खाने पर निकाले। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बिना टिफिन लिए ही ऑफिस चले जाते हैं। मेरा बस सिर्फ खाने पर ही चल पाता है, इसीलिए मैं खाने को यहीं छोड़ जाता हूँ। अगर मेरा बस तुम पर चलता ना तो मैं तुम्हें भी छोड़कर चला जाता। पिछले 10 सालों से कैसे तुम्हारे साथ रह रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हमेशा की तरह आज भी रोशन बिना किसी गलती पर नेहा को भला बुरा सुनाकर ऑफिस के लिए जाने लगता है। बेटा, तू हमेशा ये जो बहू का अपमान करता है ना, देख लेना एक दिन तुझे अपने किए पर पछतावा होगा। माँ, मैंने इस औरत से शादी की आप लोगों के कहने पर। आप लोगों की बात मानकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आप लोगों के साथ रहने से तो अच्छा था कि मैं मर जाता। कम से कम मुझे इस औरत के साथ तो ना रहना पड़ता। इस तरह से रोशन गुस्से में वहां से चला जाता है। रोशन की ऐसी बेरुखी देख अब नेहा से बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नेहा बहू, रो मत। तू क्यों रोशन का ख्याल रखती है? जब उसे तेरी परवाह ही नहीं है तो छोड़ देना उसे उसके हाल पर। माँ जी, कैसे छोड़ दूं मैं उन्हें उनके हाल पर? मैं मानती हूँ कि वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, पर है तो मेरे पति, और एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो हर सुख दुख में अपने पति के साथ रहे। भाभी, पति पत्नी सुख दुख में रहते हैं, पर भैया तो आपके साथ कभी नहीं रहे। और आज आपके इन आंसुओं के दोषी जितने भैया है उससे कहीं ज्यादा हम लोग हैं। भैया ने तो पहले ही कह दिया था कि उन्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। पर अगर आज उसकी पसंद की लड़की इस घर में होती ना तो हमारा घर कब का टूट चुका होता। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे दूर रहे। कैसी लड़की चाहिए थी रोशन जी को? भैया को अमीर घर की लड़की चाहिए थी, जिससे शादी करके वो हम लोगों से अलग रह सकती। अमीर घर की लड़की से शादी करने के बाद वो उनके पैसों पर ऐश मौज करना चाहते थे। भैया हमेशा से कामचोर रहे हैं, वो काम करने से बहुत ज़्यादा डरते थे, पर आपके आने के बाद उनके सारे सपने टूट गए। ऐसे सपने तो टूट जाना ही अच्छा होता है बेटा। अब इस तरह से समय बीत जाता है और रोशन की बेरुखी भी समय के साथ बढ़ती जाती है। रोशन अब घर में आना भी कम कर देता है, मानो जैसे उसका घर में होना ना होना एक बराबर हो। आज 3 दिनों बाद रोशन घर आया था। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं रोशन जी? आपकी नाराज़गी मुझसे है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके सामने भी नहीं आऊँगी। कम से कम आप घर तो समय पर आ जाया कीजिए। आपको पता है घर वालों को आपकी कितनी चिंता होती है। तुम मुझे मत बताओ किसको मेरी चिंता होती है और किसको नहीं। अगर मेरे माँ बाप को मेरी इतनी ही फिक्र होती तो वो मेरी शादी तुमसे नहीं करवाते। उन दोनों की बहस चल रही थी, तभी सभी घर वाले आ जाते हैं और एक ही ताने बार बार सुनकर अब पूजा यानी कि नेहा की देवरानी भी परेशान हो चुकी थी। ये सब कुछ देखकर पूजा से बर्दाश्त नहीं होता। माफ करना भैया, आपकी और भाभी के बीच बोल रही हूँ, पर आप भाभी के साथ सही नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें उस चीज की सजा दे रहे हैं जो गलती उन्होंने की ही नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर कोई आपके साथ इस तरह की बदसलूकी करता तो आप क्या करते? इस घर की छोटी बहू हो, छोटी बहू बनकर रहो। इस घर का बड़ा बेटा बनने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझी तुम। इतना बोलकर रोशन वहां से चला जाता है, पर ये सब देखकर रोशन की बेटी, जो अभी सिर्फ 10 साल की थी, उसे अपने ही पिता से नफरत होने लगती है। माँ, चाची, पापा बहुत गंदे हैं। मैं पापा को कभी माफ नहीं करूंगी। वो हमेशा माँ को रुलाते रहते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तुम्हारे पापा हैं। क्या हुआ अगर वो मुझे डांटते रहते हैं? देखो तुमसे कितना प्यार करते हैं ना पापा। नेहा अपनी बेटी को तो अपनी बातों से बहला लेती है, पर खुद को संभाल नहीं पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोशन गुस्से में सबके सामने नेहा पर हाथ उठा देता है। रोशन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? माँ, अपनी बहू को समझा लो, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना करे और अपनी हद में रहा करे। हद में रहने की जरूरत नेहा बहू को नहीं, तुझे है रोशन, क्योंकि तू अपनी सारी हदें पार कर रहा है। नेहा इस घर की बहू है और तेरी पत्नी भी। उसका पूरा हक है तुझसे सवाल करने का। अगर ऐसा है तो आप इसे अपनी बहू बना कर रखो। मैं नहीं मानता इसे अपनी पत्नी, और अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं। नेहा बहू इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है। मैं नेहा बहू को अपनी बेटी से बढ़कर मानती हूँ। अगर तुझे नेहा के साथ नहीं रहना तो मत रह।
पर एक बात याद रखना, तुझे अब इस घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर ऐसी बात है माँ, तो मेरी भी एक बात सुन लो। मैं आप सब लोगों के लिए मर चुका हूँ। अब आपसे मेरा कोई भी नाता नहीं है। नहीं नहीं रोशन जी, ऐसा मत कहिए। हाँ, आप मेरी गलती की सजा पूरे घर वालों को मत दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपसे मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगी, मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं करूँगी, पर भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। रोशन अपना आखिरी फैसला सुनाकर घर से चला जाता है। रोशन के जाने के बाद मानो जैसे नेहा के ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट जाता है। दीदी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। भैया ने ये सब कुछ बस गुस्से में कहा है। जैसे ही उनका गुस्सा शांत होगा वो वापस आ जाएंगे। अगर वो वापस नहीं आए पूजा, और गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कर लिया खुद के साथ और खुद को नुकसान पहुंचा दिया, तो हम क्या करेंगे? नेहा बहू, पूजा बहू बिल्कुल सही कह रही है। रोशन अभी गुस्से में है, इसलिए उसने ऐसी बातें कही है, पर जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वो फिर से घर आ जाएगा। आखिर वो जाएगा कहाँ? तू जानती है ना कैसे वो 3-3 4-4 दिन तक लापता रहता है और फिर घर आ जाता है। घर वालों के काफ़ी समझाने पर नेहा खुद को संभाल लेती है और रोशन के घर आने का इंतज़ार करती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और यूं ही कुछ दिनों से 2 महीने गुजर जाते हैं, पर रोशन घर नहीं आता। 2 महीने हो चुके हैं, पर रोशन जी अब तक घर नहीं आए। मैंने आप सबसे कहा था कि वो गुस्से में घर से गए हैं। मुझे लगता है अब रोशन जी कभी हमारे बीच नहीं आएंगे। काश कि मैंने उस दिन रोशन को रोक लिया होता, या हम लोगों ने उसके जाने के बाद उसे ढूंढा होता। अब कैसे पता चलेगा कि रोशन कहाँ है, कैसा है? कहीं उसने सच में कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा लिया। जहाँ नेहा रोशन की विधवा बनकर जी रही थी, वहीं दूसरी ओर रोशन अमीर घर की लड़की जिसका नाम रूपल था, उससे शादी करके आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था, जैसा कि वो पहले से चाहता था। समय के साथ नेहा रोशन को भूलने लगी थी। अब सभी घर वालों ने भी मान लिया था कि शायद रोशन सच में इस दुनिया में नहीं रहा। दीदी आप ठीक तो है ना? मैं देख रही हूँ जब से रोशन भैया इस घर से गए हैं, आप कुछ खोई खोई सी रहती हैं। हाँ पूजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही मेरी बात, तो मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। अच्छा, मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए ना दीदी। आज जब तुम मार्केट जाओ ना, तो गुड़िया के लिए स्कूल की ड्रेस ले आना ना, उसकी ड्रेस चेंज हो गई है। हाँ ठीक है दीदी। अब शाम को पूजा बाजार जाती है, जहाँ वो कुछ सब्जियों के साथ अपनी भतीजी के लिए स्कूल की ड्रेस खरीदती है। ड्रेस लेते ही पूजा की नज़र अपने जेठ रोशन पर पड़ती है। रोशन को जिंदा देख पूजा के तो होश ही उड़ जाती हैं। ये तो जेठ है। जेठ जी जिंदा है? और सभी घर वाले सोच रहे हैं कि शायद जेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे। जेठ जी किसकी गाड़ी में बैठे हैं? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर जेठ जी ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ये ढोंग क्यों रचा? जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेती, मैं घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अब पूजा रोशन की गाड़ी का पीछा करती है और वो देखती है कि रोशन एक लड़की के साथ एक बड़े से घर में गया। पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और पूजा इसी सच को जानने के लिए अगले दिन उसी घर पर पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात रूबी नाम की एक लड़की से होती है। कौन हो तुम और ऐसे कैसे घर में घुसी चली आ रही हो? मेरा नाम पूजा है, पर तुम कौन हो? कल मैंने अपने जेठ रोशन जी को तुम्हारे साथ देखा। तुम्हारा और मेरे जेठ जी का क्या रिश्ता है? देखो मैं नहीं जानती तुम कौन हो, और रोशन को कैसे जानती हो? रोशन मेरा पति है, हम दोनों की शादी हुई है और रोशन इसी घर में मेरे साथ रहते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? आखिर तुम जेठ जी की पत्नी कैसे हो सकती हो? वो तो पहले से ही शादीशुदा है और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। इस तरह से पूजा रूबी को सारा सच बताती है, पर रूबी किसी भी बात का विश्वास नहीं करती और उसे घर से धक्के मारकर निकाल देती है। अब दोबारा कभी मेरे घर की दहलीज मत लांघना। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर।
इतना बोलकर रूबी पूजा के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। कुछ देर बाद पूजा घर जाती है। घर जाने के बाद भी पूजा के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे, जिसका जवाब अब तक उसे नहीं मिला था, और इसीलिए पूजा घर वालों को कुछ नहीं बताती और इस सच को छुपा कर रखती है। जहां पूजा अपनी जेठानी की खुशियों के लिए उसे रोशन का सच नहीं बताती, वहीं दूसरी ओर रोशन अपनी दूसरी बीवी के साथ आराम से रह रहा था। पर कहते हैं ना, जो खुश दिखता है वो खुश होता नहीं। ऐसा ही कुछ हाल था रोशन के साथ। रूबी, मैं तुम्हारे लिए ये चांदी की पायल लाया था, जरा इसे पहन कर तो दिखाओ। पायल लाए हो, वो भी मेरे लिए? वाओ, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? क्योंकि तुम तो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं कर सकती कि तुम इस पायल को अपनी कमाई से लेकर आए होगे। रूबी, तुम जो पैसे मुझे देती हो ना, बस उन्हीं पैसों को जोड़कर मैं तुम्हारे लिए ये छोटा सा गिफ्ट लेकर आया ताकि तुम खुश हो जाओ। पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगा। बरखुदार, मेरी बेटी तुमसे खुश तब होती जब तुम ये पायल अपनी कमाई से लाते। तुम तो हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, और ये पायल भी तुम मेरी बेटी के पैसे से ही लेकर आए हो। पता चल गया ना मेरी नाराजगी का राज। अब जाओ यहाँ से, जाकर मेरे और पापा के लिए खाना बनाओ, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा थक गए हैं, है ना पापा? हाँ मेरा बच्चा। इस तरह से रूबी अपने पिता के सामने रोशन की खूब बेइज्जती करती है और खुद अपने पिता के साथ कमरे में जाकर काम के सिलसिले में बातें करने लगती है। कुछ देर बाद जब रोशन खाना लेकर कमरे में पहुंचता है। रोशन, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? अगर नहीं सिखाई तो मैं सिखाती हूँ। जब कोई दो बड़े लोग आपस में कोई इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस कर रहे हो तो बिना नॉक किए उनके कमरे में यूं इस तरह घुसना नहीं चाहिए। इस तरह से रूबी और उसका पिता रोशन को एक नौकर बनाकर रखते हैं और हर दिन उसकी बेइज्जती करते हैं। अब ये सब कुछ सह सह कर रोशन भी थक चुका था। मैंने इस लड़की से शादी करी, इससे प्यार किया, ये सोचकर कि आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खाऊंगा, पर आज पता चल रहा है कि मैं कितना गलत था। मेरे लिए नेहा ही सही थी, पर मैंने नेहा के साथ कितना गलत किया, और शायद उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। पर अब क्या करूं, किस मुंह से अपनी नेहा के पास जाऊं? अगर घर वालों ने मुझे नहीं अपनाया तो, पर मैं अब और यहाँ की जिल्लत नहीं सह सकता। आखिरकार रोशन रूबी को छोड़कर अपने घर जाने का फैसला लेता है और बिना डरे रूबी और उसके पिता से अपने दिल की बात कह देता है। मैं तुम दोनों बाप बेटी का नौकर नहीं हूं। जब तुम दोनों कहोगे मुझे उठ जा तो मैं उठ जाऊं, कहोगे बैठ जा तो मैं बैठ जाऊं। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर। जाओगी कहाँ मिस्टर रोशन? मैं भी देखती हूँ मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाते हो। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। इस तरह से रोशन रूबी को छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। रूबी को भी रोशन का सच पता था, इसलिए वो भी रोशन के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाती है। जहां सभी घर वाले रोशन को जिंदा देखकर हैरान थे, तो वहीं दूसरी बीवी को देखकर भी। तू जिंदा है और फिर भी हमसे इतने दिनों तक दूर रहा, और दूसरी शादी भी कर ली। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे घर वालों पर क्या बीतेगी। माँ, शायद इसी बात की सजा मुझे मिल रही है। अभी तुम्हें सजा मिलने बाकी है मिस्टर रोशन। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम पहले से ही शादीशुदा थे, फिर भी तुमने मुझसे दूसरी शादी की, इसलिए अब मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत करो। मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। मैं और रोशन जी डिवोर्स ले लेंगे। रोशन जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, पर उन्हें जेल मत भेजो। उन्हें माफ कर दो। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। दीदी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती जेठ जी ने करी है। उन्होंने आपको ही नहीं रूबी को भी धोखा दिया है। नेहा, फिक्र मत करो, मैं पुलिस को नहीं बुला रही हूँ। ये सब तो बस मैंने एक चाल चली थी। मुझे तुम्हारी देवरानी ने सब कुछ सच सच बता दिया था, और हम चाहते थे कि रोशन को अपनी गलती का एहसास हो, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया। मिस्टर रोशन जी, तुमने अपनी बीवी की कभी कदर नहीं की, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव करना पड़ा। आई होप अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और आगे से ऐसी हरकतें दोबारा नहीं करोगे। सारी सच्चाई सामने आने के बाद
रोशन नेहा के पैरों में गिर जाता है और दिल से उससे माफ़ी मांगता है।